अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्रोनोपोटेंशियोमेट्री, इसका प्रिंसिपल, इसका क्रोनोपोटेंशियोग्राम और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। जब भी हम बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक की, तो उनसे हमारा मुराद उसके तकरीबन वो जो वेरिएबल्स जिनके ज़रिए हम कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक डिफ़ाइन करते हैं, वो तीन तरह के वेरिएबल्स होते हैं। या तो करंट को हम इन्वॉल्व करते हैं, या पोटेंशियल को इन्वॉल्व करते हैं, या टाइम को इन्वॉल्व करते हैं। ये तीन वेरिएबल्स होते हैं जो प्लेयर्स होते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक में। तो हमने क्योंकि वोल्टेमेट्री को स्टडी किया हुआ है, वोल्टेमेट्री में हम क्या करते हैं, हम टाइम को ये सपोज करते हैं कि जनाब टाइम जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, और हम वोल्टेज को वेरी करते हैं, और उसके वेरी करने से जो करंट होता है उसको हम मेजर कर रहे होते हैं। तो जब इन दोनों को हम इन्वॉल्व करें एनालिसिस में, तो इसको हम कहते हैं क्या, वोल्टेमेट्री। लेकिन अगर आप करंट कांस्टेंट कर दें, इस फैक्टर को कांस्टेंट कर दीजिए, और वोल्टेज और टाइम को स्टडी करें, तो पोटेंशियल और टाइम का जो भी रिलेशन होगा, या जो आप कह लें कि वो जो टेक्निक है जिसके ज़रिए आप पोटेंशियल और टाइम को स्टडी करते हैं, उसको क्रोनो पोटेंशियोमेट्री कहते हैं। क्रोनो में जो क्रोनो है बेसिकली वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। समझ आ गई? तो अगर हम करंट को अपने सिस्टम में, इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में कांस्टेंट रखें, और एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर हम पोटेंशियल को मेजर करें, तो आप बेसिकली क्रोनो पोटेंशियोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बुकिश डेफिनेशन जो बन जाती है वो ये हो जाती है, जनाब ये ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड है जिसमें किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम में कांस्टेंट करंट पास किया जाता है, और वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम है उसमें कन्वेक्शन नहीं होनी चाहिए, उसमें माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, और डिफ्यूजन के थ्रू जो पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए बस वो हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट भी ऐड करना है ताकि वो जो माइग्रेशन है उसको रोके, प्लस उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, कोई वाइब्रेशन ना हो, कोई सेल के अंदर मूवमेंट ना हो, क्योंकि मूवमेंट के ज़रिए भी एनालाइट के आइंस इलेक्ट्रोड की सरफेस तक जा सकते हैं, जो कि कन्वेक्शन कहलाता है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे जो भी आइंस हैं वो सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू आएँ, क्योंकि डिफ्यूजन एक कंसंट्रेशन डिपेंडेंट प्रोसेस है। कंसंट्रेशन जितनी डिफरेंस बढ़ता जाएगा, डिफ्यूजन उतना तेज़ होता जाएगा। तो हम तो अपने सिग्नल को कंसंट्रेशन से रिलेट करना चाह रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि क्रोनो पोटेंशियोमेट्री करते हुए आपका जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो बिल्कुल स्टेबल हो, किसी तरह की वाइब्रेशन ना हो, और उसके अंदर सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट ऐड हुआ हो, ताकि माइग्रेशन को रोका जा सके। ठीक है? तो इसमें जो डेफिनेशन बुक्स में लिखी हुई है वो ये है जनाब, इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड इन विच कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू अ स्टेशनरी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड इन एन अनस्टेड सॉल्यूशन, एंड पोटेंशियल ऑफ द वर्किंग इलेक्ट्रोड इज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है जनाब? तो जब आप पोटेंशियल को मेजर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपके पास एक ग्राफ बनता है। वो ग्राफ किस तरह का होता है? वो ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। अब इस ग्राफ के अंदर जहाँ पे ये बेस लाइन है, यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर गिराइए, और जहाँ पे ये बेस लाइन है यहाँ से परपेंडिकुलर गिराइए। ये कहलाता है T1, ये कहलाता है T2। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका एनालाइट है उसकी तमाम, अगर आप एनालाइट में रिडक्शन करवा रहे हैं तो यहाँ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म होगी, और जब वो एनालाइट रिड्यूस होगा तो यहाँ पे एनालाइट की रिड्यूस्ड फॉर्म होगी। इन दोनों टाइम पीरियड के दरमियान जो भी फासला होता है
इसको आप कहते हैं ट्रांजिशन टाइम, जिसको हम टॉ से रिप्रेजेंट करते हैं, इस दिस। तो ये जो ट्रांजिशन टाइम है, ये किसी भी रिएक्शन में, किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम के रिएक्शन में एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, उस खास रिएक्शन के लिए खास होता है, ठीक है। तो अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करनी है, यानी कि टॉ की कुछ एक ख़ास वैल्यू आ गई आपके पास, उस ख़ास वैल्यू को आप लिटरेचर में देखें, और जिस लिटरेचर में जिस जगह जाके वो मैच कर जाए, आप कहें कि भाई ये कॉपर की टॉ वैल्यू है, कॉपर 2+ की मिसाल के तौर पे, या आप कह लें जनाब ये आयरन की 2+ की टॉ वैल्यू है। तो ये टॉ वैल्यू हर स्पीशीज़ के लिए डिफरेंट होती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम समझते हैं कि हर स्पीशी का जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। अभी जो क्रोनो पोटेंशियोमेट्री है, ये इसका एक्सपेरिमेंट लगभग साइक्लिक वोल्टेमेट्री जैसा ही होता है। तो इसके लिए जो अपैरेटस चाहिए होता है क्रोनो पोटेंशियोमेट्री परफॉर्म करने के लिए, वो अपैरेटस में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम देख लेते हैं जनाब। अपैरेटस में सबसे पहली चीज़ जो हमें स्टडी करनी है वो है करंट सप्लाई। अब आपको पता है कि क्योंकि क्रोनो पोटेंशियोमेट्री के अंदर स्टेबल करंट बहुत ज़रूरी होता है, तो हम एक हाई एनर्जी सोर्स यानी हाई वोल्टेज बैटरी हम यूज़ करते हैं। तो यूजुअली एक 45 वोल्ट की जो बैटरी है वो यूज़ की जाती है। तो जो 45 वोल्ट की बैटरी है, इसके साथ सीरीज़ के अंदर हम लगा देते हैं रेजिस्टर्स, इसको हम सीरीज़ में रेजिस्टर्स के साथ लगा देते हैं। तो जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज़ के साथ बैटरी से जोड़ देते हैं, तो जो करंट आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दे रहे होते हैं वो यूजुअली कुछ मिली एम्पेयर से लेकर माइक्रो एम्पेयर्स तक हो सकता है, लेकिन वो जो भी करंट होगा दैट शुड बी स्टेबल, ठीक है जनाब। तो यहाँ जो करंट आपको सिस्टम को देना है वो कुछ फ्यू मिली एम्पेयर से लेकर माइक्रो एम्पेयर तक हो सकता है, सही है। सेकेंड चीज़ जो अपैरेटस के लिए आपको चाहिए वो है इसका इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स हमने क्योंकि आपको बताया था कि इसका जो एक्सपेरिमेंट होता है वो लगभग बिल्कुल साइक्लिक वोल्टेमेट्री जैसा होता है। तो उसमें भी 3 इलेक्ट्रोड यूज़ होते हैं। एक होता है वर्किंग इलेक्ट्रोड, जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर आप अपना चार्ज डेवलप कर रहे होते हैं। एक होता है जनाब आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड भी हो सकता है, और उसके साथ उसके अलावा सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड भी हो सकता है। एक आपके पास होता है जनाब ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड, या इसको काउंटर इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। तो वही ऑक्सिलरी इलेक्ट्रोड या काउंटर इलेक्ट्रोड होता है जो आप साइक्लिक वोल्टेमेट्री में पढ़ चुके हैं। वर्किंग और रेफरेंस के दरमियान पोटेंशियल मेजर किया जाता है, और इन दोनों के दरमियान करंट, लेकिन करंट क्योंकि आप कांस्टेंट रख रहे हैं तो वो यहाँ पे इतना ज़्यादा आप वो ना करें, उसके बारे में यही 3 तरह के इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो क्रोनो पोटेंशियोमेट्री में यूज़ होते हैं। अब इसके साथ जनाब जो सेल कंपार्टमेंट है, ये सेल कंपार्टमेंट बेसिकली एक कंटेनर होता है जिसका काम होता है कि वो आपके इलेक्ट्रोलाइट और एनालाइट का जो सॉल्यूशन है उसको होल्ड करके रखे, और उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स आप जिसमें डिप करते हैं वो पूरा एक कंटेनर होता है जिसके अंदर ये चीज़ें सारी मौजूद होती हैं। एक कंटेनर होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, और उसके ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होंगे कैप के साथ। तो ये सेल कंपार्टमेंट एक कुछ नहीं होता है, एक बेसिकली डिबिया टाइप की होती है जिसमें आप अपना सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स डिप करते हैं। ये हो गया जनाब। अब हम बात कर लेते हैं कुछ इसके प्रिंसिपल्स की, कि क्रोनो पोटेंशियोमेट्री जो एक्यूरेसी है क्रोनो पोटेंशियोमेट्री की, वो डिपेंड कर रही होती है कि आप कितनी अच्छी तरीके से इसकी ट्रांजिशन टाइम की वैल्यू नोट कर रहे हैं।
जितनी ज़्यादा एक्यूरेट आप टॉ की वैल्यू नोट कर सकेंगे उतना ही ज़्यादा रिलायबल और एक्यूरेट रिजल्ट आपका कोरोना पोटेंशियोमेट्री का होगा। अब अगर हम एक सिंपल सा एक रिडॉक्स रिएक्शन कंसीडर करें कि एक ऑक्सीडाइज स्पीशी है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन ले लेती है और कन्वर्ट हो जाती है रिड्यूस स्पीशी में, ठीक है। अब क्योंकि आपको मालूम है कि वो जो भी कंटेनर होगा जिसके अंदर आपने ये अपना एनालाइट डाला है, इसमें सपोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट भी मौजूद है जो कि माइग्रेशन को रोक रहा है, और ये स्टेबल है। तो स्टेबल होने की वजह से कोई काइनेटिक फोर्सेस नहीं है, तो ये मैकेनिकल फोर्सेस से भी पाक है। इसका मतलब यहाँ पे माइग्रेशन भी नहीं है और आपके पास कन्वेक्शन भी नहीं है। तो जो सिर्फ एक मोड है मास ट्रांसफ़र का, वो है आपके पास डिफ्यूजन। अब क्योंकि इनिशियली आपके सिस्टम में सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मौजूद है, अगर हम इसको देखें तो आपके सिस्टम में क्योंकि सिर्फ ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म मौजूद है, तो जो पोटेंशियल होगा अभी वो मैक्सिमम होगा। आपको पता है कि सफिशिएंट वहाँ पे करंट है, तो आपका करंट है, पोटेंशियल है, आपका जो एनालाइट है वो आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होगा, और जब रिड्यूस होगा तो उसका पोटेंशियल इस तरह से ड्रॉप होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड स्पीशी मौजूद थी, लिहाजा यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है आपका। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा पोटेंशियल कम होता जाएगा, और ये जो एक आप रैपिड ड्रॉप देख रहे हैं, यहाँ पे आके जो आपकी स्पीशी है वो रिड्यूस हो रही है। तो ये यहाँ पे हाई पोटेंशियल है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इसकी, और ये यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म। इनके दरमियान जो भी टाइम डिफरेंस होगा, इसको ट्रांजिशन टाइम आप टॉ कहते हैं। तो ये टॉ इंतहाई अहम प्रॉपर्टी है। अब इस टॉ को एक्यूरेटली कैसे निकाला जाए? तो इस टॉ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं सैंड्स इक्वेशन। अब यहाँ पे जो ट्रांजिशन टाइम है उसको मेजर करने के लिए जो इक्वेशन यूज़ की जाती है वो मैं यहाँ आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूँ। ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं सैंड्स इक्वेशन, और इसकी खूबसूरती ये है कि ये जो ट्रांजिशन टाइम है इसको कनेक्ट कर देती है कंसंट्रेशन के साथ। यानी अगर हम ये देखें तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, यानी इनके फैक्टर्स को अगर हम बारी बारी डिफाइन करें पैरामीटर्स को, तो n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है प्रोसेस में तो n1 हो जाएगा। f फेराडेस कांस्टेंट है, a एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, d जो है डिफ्यूजन कोफिशिएंट है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में, और c जो है आपकी कंसंट्रेशन है। तो तकरीबन ये तमाम चीज़ें कांस्टेंट हैं। तो अगर हम देखें तो ये सैंड्स इक्वेशन इस ट्रांजिशन टाइम को कंसंट्रेशन से रिलेट कर देती है, और ये रिलेशन डायरेक्ट है। यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे ट्रांजिशन टाइम भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम ट्रांजिशन टाइम एक्यूरेटली मालूम कर लें तो आप आसानी के साथ किसी भी एनालाइट की कंसंट्रेशन को एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। और आप इस क्रोनोपोटेंशियोमेट्री के ज़रिए बड़ी आसानी के साथ 0.1 मिलीमोलर या इससे कम की कंसंट्रेशन को बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, जैसे हम बात करते थे साइक्लिक वोल्टेमेट्री में कि अगर वहाँ एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो आपको एक से ज़्यादा हम्प्स देखने को मिलेंगे, वैसे ही यहाँ पे अगर आपके पास टू इलेक्ट्रॉन प्रोसेस है तो पहले एक आपको ड्रॉप मिलेगा, फिर दूसरा ड्रॉप मिलेगा। तो एक ट्रांजिशन टाइम ये हो जाएगा, एक ट्रांजिशन टाइम ये हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा आपके एनालाइट के स्टेप्स होते जाएंगे उतने ही ट्रांजिशन टाइम्स आपको मिलते जाएंगे, ठीक है।
तो ये आपकी कोरोना पोटेंशियोमेट्री की एक पूरी हमने एक पूरी ओवरव्यू हमने पूरा ले लिया। अब इस कोरोना पोटेंशियोमेट्री में कोई भी सवाल है, किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।